बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। धन्यवाद शकील साहब। हम सबसे पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे जननायक माननीय राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, हम आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी को दोबारा राज्यसभा में भेज करके जो आपने हम लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। माननीय राहुल गांधी जी, आपको हम शुभ समाचार देना चाहते हैं कि आज विधिवत हमारे अखिलेश बाबू निर्वाचन की तरफ बढ़ गए हैं। क्योंकि अब जितना संख्या था उतना ही नामांकन हुआ है, इसलिए मैं अखिलेश प्रसाद सिंह जी आपको बधाई देना चाहता हूं। आपने राहुल गांधी जी की भावना के अनुरूप बिहार में जिस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, निश्चित रूप से हम लोग का मान बढ़ा है और राहुल गांधी जी का सम्मान बढ़ा है, खड़गे साहब का बढ़ा है, केशव वेणुगोपाल साहब का बढ़ा है। हम इस समय में कपूर साहब को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, मजबूती देने में आपने बड़ा रोल प्ले किया है। वीरेंद्र राठौर जी को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं और हम अपने लोकप्रिय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी को आग्रह करते हैं कि वो आए और अपने प्रिय नेता खड़गे साहब, हमारे जननायक राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल साहब, जयराम रमेश जी और मंच पर आसीन सभी बड़े नेताओं का स्वागत करें। आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी। बहुत धन्यवाद। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। मित्रों, हम लोगों के लिए फख्र का, गौरव का बात है कि आज इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में दूसरे चरण में प्रवेश किया। मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इस सदी के महानायक और कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता और इस न्याय यात्रा के संचालक, इस न्याय यात्रा के हीरो परम श्रद्धेय श्रीमान राहुल गांधी जी, मंच पर बैठे संगठन प्रभारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री आदरणीय केसी वेणुगोपाल साहब, राज्यसभा में मेरे वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय जयराम रमेश जी, सीपीआई-एमएल के तरफ से आए हुए पोलित ब्यूरो के सदस्य राजाराम सिंह जी, सेक्रेटरी प्रभारी अजय कपूर जी, कन्हैया जी, आदरणीय निखिल बाबू, यहां के सम्मानित विधायक आनंद शंकर सिंह जी, आदरणीय तारिक साहब, शकील अहमद साहब और सीएलपी के नेता अभी जो आपके बीच से बात करके गए शकील खान साहब, राजेश राम जी, मंच पर बैठे कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेता और कार्यकर्ता साथीगण, मंच पर बैठे कांग्रेस के सभी प्रबुद्ध नेतागण और औरंगाबाद के इस देवभूमि में आए हुए हजारों की संख्या में हमारे प्रबुद्ध अभिभावकों, नौजवान मित्रों, पत्रकार साथियों, देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले हम इस न्याय यात्रा के नायक आदरणीय राहुल गांधी जी का और आदरणीय खड़गे साहब का आप सबों के तरफ से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये सभी लोग जानते हैं आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी डरा के, धमका के
प्रजातंत्र जमहूरियत को नष्ट करने का काम कर रही है, उसमें अगर कोई एक बहादुर नेता देश में मोदी सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम कर रहा है तो उसका नाम आदरणीय राहुल गांधी जी है। और इसलिए भी हम अभिनंदन करते हैं कि अभी अभी ट्रस्ट वोट में बिहार विधानसभा में जो कुछ हुआ, किस तरह से संविधान का मजाक उड़ाया गया, राष्ट्रीय जनता दल के 3-3 साथियों को इधर से खरीद के उधर बैठा दिया गया। लेकिन हम ये भी इस मंच से औरंगाबाद में कह के जाना चाहते हैं कि लोटस का प्रयोग जहां भी चलता हो चले, लेकिन बिहार में प्रधानमंत्री जी की पार्टी भी टूट गई। बिहार में जो इधर से नीतीश कुमार उछल के भाजपा और आरएसएस के गोद में जाके बैठे, उनकी पार्टी भी टूट गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कोई हिला नहीं पाया। हम सभी न केवल अपने विधायक साथियों को धन्यवाद देते हैं, राहुल गांधी जी आए थे किशनगंज में, अररिया में, पूर्णिया में और कटिहार में। उस यात्रा से इतनी ताकत मिली यहां के वर्कर्स को, यहां के हमारे विधायक साथियों को, कि किसी भी प्रलोभन में आने का काम नहीं किया। और राहुल जी, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, जो लोग भी दिल्ली में बैठ के जो बोल ले, लेकिन बिहार में आपको इतना प्यार लोग करते हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र, नौजवान हो। आने वाले चुनाव में हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता, हम लोग बताइए, ब्रिटिश हुकूमत से जब नहीं डरे तो कांग्रेस पार्टी के वर्कर को ये मोदी डरा देगा, अमित शाह डरा देगा। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग आपके सिपाही हैं, हम लोग खड़गे साहब के सिपाही हैं। हम आपको जरूर अपने कांग्रेस पार्टी के तरफ से आश्वासन देना चाहते हैं, यहां 2-3 दिन में टिकट का बंटवारा हो, हम लोग 3/4 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे और यहां मोदी और नीतीश को मुंह की खानी पड़ेगी, ये आपको कहना चाहते हैं। समय नहीं है, मैं जानता हूं, और आदरणीय खड़गे साहब को वापस लौट के दिल्ली जाना है। इसलिए हम विनती पूर्वक आग्रह करना चाहते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, आदरणीय तारिक साहब नहीं बोल पाए, हम क्षमा मांगते हैं निखिल बाबू से, क्षमा मांगते हैं अपने विधायक साथियों से, शकील साहब से, अजीत शर्मा जी से। हम सीधे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आमंत्रित करते हैं कि वो आके औरंगाबाद के इस धरती पर अपना आशीर्वचन हम लोगों को दे। खड़गे साहब जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर पधारे हुए हमारे युवा नेता और कांग्रेस के पार्टी के ये जो न्याय यात्रा निकाली है, उसका पूरा आप लोगों ने उसका पुरजोर समर्थन किया है। और ये भीड़ देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है
कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इस बार यहां पर जीतेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी, शकील अहमद खान जी, मदन मोहन झा जी, जयराम रमेश जी, तारिक अनवर साहब, डॉक्टर शमीम खान और बाकी इस मंच पे बैठे हुए सभी हमारे साथियों, माफ करना मैं सबका नाम लेने की इच्छा रहे तो भी समय की कमी होने से मैं वो नहीं कर पाता, इसीलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मंच पे बैठे हुए हमारे पार्टी के सारे नेतागण और यहाँ पर जो जमा है मेरे भाइयों और दूर दूर से सुनने वाले मेरे बहनों और माध्यम के मेरे दोस्तों, युवा मित्रों, किसान भाइयों, मैं एक शेर से शुरू करता हूं वो ताकि आपको ठीक लगेगा, क्योंकि बिहार के लोग तो क्रांति के लिए मशहूर है और लड़ने के लिए मशहूर है, देश को मजबूत बनाने में मशहूर है, लेकिन उनको एक मैं कर्नाटक से आया हूं, एक शेर पढ़ता हूं, आप इसको पहचान लीजिए और आगे बढ़िए। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू, बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू। लगा के आग बहारों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। नदी सूखा के किनारों की बात करते हैं। नदी सूखा के किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। ये है मोदी जी का जमाना। और ये जो मैंने कहा, ये सब उनके लिए ही कहा कि ये सब जो बातें करते हैं सिर्फ अमीरों की बातें करते हैं, गरीबों को तो ये देखते भी नहीं। इसीलिए गरीबों के बारे में सोचने वाली एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। और उनके लिए काम करने वाले नेता राहुल गांधी जी है और अब आप लोग सभी साथी हैं। ये लोगों के चहीते नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मणिपुर से चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज औरंगाबाद पहुंची है। यहां सभी लोगों का मैं कांग्रेस पार्टी से और से स्वागत करता हूं और हमारे प्रेसिडेंट भी आपका स्वागत किए। फिर एक बार मैं अपने तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। बिहार भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, राजेंद्र बाबू और अनुग्रह नारायण सिन्हा जी की धरती है। ये एक बहुत बड़ी धरती है और
ऐसे धरती पे हम आए हैं और ये जरूर है कि बिहार को एक बार फिर कठिनाइयों में बीजेपी सरकार धकेल दिया है। जो बिहार दुनिया को प्रकाश देता था, इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े संत यहां दुनिया को प्रकाश दिए। बोध गया यही है, गुरु नानक जी का भी यही जन्म हुआ बिहार में, उसी ढंग से महावीर का भी इधर ही हुआ। ये सब लोग न्याय के लिए, सत्य के लिए लड़ते रहे, अपनी कोशिश की कि लोगों को सच्ची राह पे लाने के लिए। भाइयों, यहां पर आकर और हमारे पटना में मुख्यमंत्री जी, आज के मुख्यमंत्री जी कौन है, क्या है, हाँ सॉरी, नीतीश कुमार जी, जो उन्होंने ये कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था मर जाऊंगा लेकिन कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। ये उन्होंने कहा था, ये उन्होंने कहा था या नहीं? फिर आज कहां है वो, कहां जा? अरे जो इंसान अपने आप को कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो आज बीजेपी के झोले में गिरे हैं। उन्होंने ये भी वायदा किया हमारे साथ बैठ के, महागठबंधन का वायदा किया, हम 5 सालों में 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। कहा या नहीं कहा? तो यही बीजेपी उनको डरा धमका के अपने पास ली है। और ये जो गरीबों को वायदा करके वोट लिए, और वही आज फिर गरीबों को चूसने वाले पार्टी के अंदर जाकर घुस गए हैं। महात्मा बुद्ध का एक मार्ग है, और उन्होंने ये बात भी यही कही थी, सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता तय न करना, रास्ता न तय करना, दूसरी या फिर शुरुआती नहीं करना। तो पूरा रास्ता अगर तय करने वाला नेता अगर कोई है, वो राहुल गांधी है। सत्य की रास्ता पे चलने वाला व्यक्ति राहुल गांधी जी है। और ये लोग हमेशा सच्चाई पे कभी नहीं चले, लोगों को सिर्फ अच्छी बात करके युवाओं को बर्बाद किए, किसानों को बर्बाद किए, लोगों को बर्बाद किए, ऐसे लोग हैं। भाइयों, बड़े बड़े परियोजना की जो बात है, यहां पर हमेशा भाजपा तो बड़ी बड़ी बात करती है, लेकिन बिहार को पीछे धकेल दिया। हम डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, नीतीश जी बोले। अरे डेवलपमेंट के जा रहे हैं, क्या बचने के लिए जा रहे हैं, ये बोलिए। और बिहार में यूपीए के गवर्नमेंट में 2 लाख करोड़ रुपए दिया गया था। 2 लाख करोड़ यूपीए गवर्नमेंट बिहार को दी थी। इससे 6 पावर प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे, प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना, ये सारी चीजें हमने करके दी। इनके जमाने में कुछ पैसा नहीं आया,
ये चुप्पी हमेशा केंद्र सरकार के खिलाफ, हमारे पास जब थे बात करते थे, अब तो मुंह उनकी बंद हो गई है। अब आप नाक पकड़े तो वो मुंह खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। आपको नाक पकड़ना है और आपके वोट के लिए वो नाक रगड़ेंगे भी। तो इसीलिए आप मजबूती से रहो। और मुझे मालूम है कि परसों जो यहां पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बोलिए या स्पीकर के लिए जो वोटिंग चली, उसमें सब पार्टी में कुछ ना कुछ टूट गया, लेकिन कांग्रेस एक ही पार्टी, कांग्रेस के विधायक डट कर रहे, मुकाबला करते रहे और वो एक होकर रह गए। ये है कांग्रेस की शक्ति, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तोड़ने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। अब भाई कांग्रेस वाले टूटने वाले नहीं है या झुकने वाले भी नहीं है। वो झुकेंगे नहीं, मर जाएंगे, गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन कभी झुकेंगे नहीं उनके सामने। ये हमारे लोग हैं। भाइयों, 1915 के चुनाव में पहले पटना में मोदी जी ने कहा था बिहार को 1,15,000 करोड़ रुपए देने का वायदा किया था। 1,15,000 करोड़ मिला। अब यहां हमारे बहुत से लीडर बैठे, एमएलए बैठे, मैं पूछता हूं, 1,15,000 करोड़ देने का वायदा पटना में किया था, लेकिन अब तक कुछ आया नहीं। इसीलिए अब क्या, आया राम गया राम पहले बोलते थे, अब आया कुमार गया कुमार हो गया। आया कुमार गया कुमार। तो ऐसे लोग मुल्क का कभी भलाई नहीं करते। अच्छी बात कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, लोगों को भूल भुलाई कर सकते हैं, लेकिन देश के लिए ये लोग कुछ नहीं करेंगे। ये मेरा दावा है, क्योंकि ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो खतरनाक रास्ता है। देश के लिए बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। और हमेशा भागीदारी की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, लेफ्ट पार्टी, ये एकजुट होकर किसी के प्रेशर में वो नहीं आने वाले हैं। वो किसी को डरने वाले नहीं हैं या भागने वाले नहीं हैं या आया राम गया राम की काम करने वाले नहीं हैं। भाइयों, राहुल गांधी जी का एक पहले से डिमांड है, हम सब लोगों का डिमांड है, और मेरे पार्टी का भी डिमांड है, और हमारे साथियों का भी डिमांड है। ये है जातिगत जनगणना। हम करके रहेंगे, अगर हमारी गवर्नमेंट आई करके दिखाएंगे। और ये अगर आया तो इससे हमको ये मालूम होगा कौन कितने पानी में है, कौन से कम्युनिटी के लोग, कास्ट के लोग कितना आजादी के बाद पाया और कहां ठहरे हैं। इसकी एक अंदाजा लेने के लिए ये जाति जनगणना है। कितने ग्रेजुएट्स बैकवर्ड में बने, कितने ग्रेजुएट शेड्यूल कास्ट में बने, कितने शेड्यूल ट्राइब्स में बने, कितने माइनॉरिटीज में बने, कितने गरीब तबके के लोग अपर कास्ट में भी है, वो कितने आगे आ गए, किसके पास जमीन है। ये सब देखने के लिए तो जातिगत गणना का हमने डिमांड किया है। इसमें गलती क्या है? चंद लोग, अब मोदी बोलते हमेशा कांग्रेस पार्टी देश को डिवाइड कर रही है, जाति के नाम पे डिवाइड कर रहे। हम क्या कर रहे हैं भाई? हम तो लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। 2011 के बाद 2021 का जनगणना का भी रिपोर्ट आना था, वो क्यों नहीं आया?
इसीलिए कि उनकी असलियत उसमें मालूम होगी, उसलिए मोदी उसको छुपा के रखे। अगर हमारी सरकार आई, पूरा ये बाहर निकाल के सभी को न्याय दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और यहां पर दिल्ली में किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला है। कौन सा आंदोलन? एमएसपी का। कौन सा आंदोलन? उनको सही दाम मिले। कौन सा आंदोलन? जो फर्टिलाइजर महंगा हुआ है ट्रैक्टर पे और दूसरे जो सामान है किसान उसका उपयोग करता है, उसके ऊपर जो जीएसटी लगाई है वो कम करने का। लेकिन ये सरकार उनको मिलने के लिए तैयार नहीं है, और जो मिलने के लिए आना चाहते हैं वो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। उनके सामने बहुत बड़ा एक वॉल बनाया है और वो प्रोटेक्शन वॉल करके और उसके ऊपर कीले लगा के और उसका क्या है बोलते हैं, उसके जितने भी तार है वो तार डाल के लोगों को उसमें जो पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी छोड़ के कोई नजदीक नहीं आना, शॉक लगना, इसलिए ऐसी बहुत बड़ी एक तैयारी करके किसानों को वो आज एक हरासमेंट कर रहे हैं, एक उनको सता रहे हैं। मैं पूछता हूं, ये तो वो किसान तो अन्नदाता है, हमारा पेट भरवाता है, ऐसे लोगों को एजिटेशन करते हैं तो क्या आप उन लोगों को मारते हो, लाठीचार्ज करते हो, गैस छोड़ते हो? ऐसा ही पिछले 14 महीने आंदोलन चला, उस वक्त भी इन्होंने ऐसा किया। एक मिनिस्टर का बेटे ने जीप चलाकर 4 किसानों को कुचल दिया और कईयों को लाठीचार्ज किया, कईयों लोग उसमें घायल हो गए। क्या यही प्रजातंत्र है? क्या यही लोकतंत्र है? क्या मोदी का यही संविधान है? ये लोग ना संविधान को मानते या लोकतंत्र को मानते। ये लोग सिर्फ इस देश में हुकुमशाही चाहते हैं, डिक्टेटरशिप चाहते हैं, और वो डिक्टेटरशिप मोदी जी आज कर रहे हैं। बीजेपी के लोग ये बात कर रहे हैं, इसीलिए हमको चाहिए हम मजबूत बनकर उनका मुकाबला करें। जब तक आप मजबूत नहीं बनेंगे, मैं खास करके गरीबों को कहना चाहता हूं, दलितों को कहना चाहता हूं, पिछड़े हुए लोगों को कहना चाहता हूं, माइनॉरिटीज के लोगों को कहना चाहता हूं, और जो भी कम्युनिटी में जो गरीब लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं, ये तो मेरे लिए ऐसा महसूस हो रहा है मोदी ये आखिरी इलेक्शन करवाएगा, इसके बाद डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, इसके बाद संविधान नहीं रहेगा, इसके बाद लोकतंत्र नहीं बचेगा। अभी डरा डरा के अपने पास ले रहा है। हमारे कई एमएलए को इस 10 साल में हमारे 500 एमएलए को उन्होंने खरीदा। बोलिए, कभी ऐसा हुआ? नेहरू जी के जमाने में हुआ, इंदिरा जी के जमाने में हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में हुआ, कब हुआ? राजीव गांधी के जमाने में हुआ? नहीं हुआ। तो ये क्यों कर रहे भाई? एक तरफ ये तो कहते हैं कि हमको सत्ता से कोई लोभ नहीं है, ये लोभ नहीं है तो खरीद रहे क्यों? हमारे 4-4, 5-5 सरकारें गिराई, परसों भी यही हुआ तुम्हारे पास। खैर, जो भागते हैं भागने दो, कहीं ना कहीं उनको रुकना पड़ता है, दम घुट जाता है, कहीं ना कहीं वो ठहर जाएंगे, उस वक्त हमको पकड़ेंगे हम उनको। भाइयों, ये भूमि गांधी जी, जो इंदिरा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत ही प्रयास किया कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने का।
नेहरू जी के जमाने में भी, और कई हमारे नेता यहाँ पर जो हमारे महामाननीय अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो भी यहीं के, और बाकी के नेता जो सोशलिस्ट नेता थे वो भी यहीं के। जब कुछ अन्याय होता है तो तब वो लोग उठते हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे गरीबों के हमदर्द लोग हो। ये बिहार ऐसा बिहार है, यहाँ गरीबी हो सकती है लेकिन उनके पास स्वाभिमान है, अभिमान के साथ जीने वाले लोग हैं। और एक बार आपको इतिहास के पन्ने में जाना है और मोदी जी को हटाना है। आप जरूर ये काम करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। और जो किसान लड़ रहे हैं दिल्ली में, उनको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। एमएसपी के लिए हमने परसों ही कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी का कानून, गारंटी का कानून हम जरूर लाएंगे और लोगों को मदद करेंगे। और हम झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं। जब लोगों को पेट को खाना नहीं मिलता था, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन करके सोनिया गांधी के जमाने में फूड सिक्योरिटी एक्ट लाके पेट को खाना दिया। और आज मोदी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मैंने फ्री अनाज दिया। कहां से देते भाई? कानून हमारा दिए हम। तुम 5 किलो चावल बढ़ाकर बोल रहे कि हमने सबको फ्री अनाज दिया। देने वाले 5 साल क्या काम कर रहे थे? 10 साल हो गई आपकी हुकूमत, अब फ्री चावल याद आया आपको? इसलिए याद आया वोटों के लिए। लेकिन हम, इलेक्शन नहीं था उस वक्त, चुन के आने के बाद सोनिया गांधी जी ने वो काम किया। गरीबों के लिए मनरेगा लाया, गरीबों के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, गरीबों के लिए एजुकेशन बच्चों के लिए, ये सारी चीजें हम किए। ऐसी चीज करके बताओ। बड़े बड़े भाखड़ा डांगल डैम जैसे हमने बनाया, पब्लिक सेक्टर हमने बनाया, बीएचईएल, बीएल, ऐसे बड़े जो पब्लिक सेक्टर्स है सार्वजनिक क्षेत्र में, उनको हमने किया। तुमने क्या किया बताओ? एक आधा बीएचईएल, एक आधा कोई बड़े बड़े एम्स। अब हमने एम्स किया तो उसका कॉपी करके अब सोच रहे, अरे भाई हमारे ईएसआई के तरफ से तो हमने मेडिकल कॉलेज और एम्स ये बहुत से खोले, लेकिन मोदी उसको मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मोदी अपनी गारंटी देता है। अपनी गारंटी क्या है उसकी आपको मालूम है। हालांकि हमने 72,000 करोड़ रुपए लोन किसानों का माफ किया या नहीं किया? लेकिन मोदी ने क्या किया? कर्जा माफ किया। देखो, मोदी ने कर्जा भी माफ नहीं किया और हमेशा ये बोलते रहे कि मेरे लोग को सुख और समृद्धि से रखता हूं। और एक चीज है भाइयों, जब छत्तीसगढ़ की सरकार अपना स्टेट के ओर से एमएसपी का दाम बढ़ा सकती है, बिहार में क्यों नहीं? ये करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करते, सिर्फ वो कहते रहते हैं। दूसरी चीज, पीएम फसल बीमा योजना, ये दूसरे बड़े बड़े कंपनियों को दिए, प्राइवेट कंपनियों को, बड़े बड़े प्राइवेट कंपनी को देकर वो कंपनियां आज 40,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। किसानों के पास इंश्योरेंस के पैसे लेना, लेकिन देते वक्त कंजूसी करके, काट छाट करके
उनको दूर करना। और आखिरी में आज इंश्योरेंस कंपनियों को, जो मोदी जी के दोस्त हैं, जो हमेशा जिनको मदद करते हैं, वो लोग 40,000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। किसी गरीब के पास 10 रुपए बचे हैं तो ये हमेशा ऐसी चीजें करते हैं। और आपको मालूम है, किसान की जो आमदनी है वो आज के दिन में 16 रुपए प्रतिदिन है। 2,33,00,000 किसानों को योजना से बाहर कर दिया। योजना तो बताया, लेकिन उस योजना से उन्होंने बाहर कर दिया। ये है मोदी जी की गारंटी। और उन्होंने और क्या किया, मैं बताना चाहता हूं मित्रों। देश के 2-3 अमीर लोगों के लिए, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए उन्होंने काम किया। उनको अमीर को अमीर बनाया, गरीब और गरीब बन गए। और उनमें से जो खाई है वो बढ़ते गई। और आज गरीब इतना परेशान है क्योंकि हर चीजों के कीमत वो बढ़ गए हैं, ऊंचाई पे गए हैं और आज आसमान छू रहे हैं। तो ये जो है महंगाई सबको मार रही है, लेकिन मोदी जी को उसके बारे में चिंता नहीं है। और आज टैक्स भी, गरीबों के ऊपर ज्यादा टैक्स, किसानों के ऊपर ज्यादा टैक्स, लेकिन उन्होंने अमीरों का टैक्स घटाया। और अमीर जो लोग हैं उनकी कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दी, लेकिन गरीबों का टैक्स हर चीज में बढ़ते गया, हर खाने के चीज में और तेल में और दाल में, हर चीज में आज बढ़ते जा रहा है। ऐसा जो एक आज मोदी की राज है, इसको हम पहले तो हम बड़े बड़े योजनाएं बिहार को लाए, लेकिन आज वो योजनाएं खत्म होते जा रही है। और मैं यही कहूंगा आखिरी में, मोदी जी की क्या गारंटी है? मोदी जी की ये गारंटी है कि हर साल उन्होंने कहा मैं 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा युवाओं को। कहा या नहीं कहा? कहां है 2 करोड़ नौकरियां? कहां है मोदी की गारंटी? ये गारंटी, अरे वो गारंटी आप निभा नहीं सके। क्या आज रोज पेपर में आ रहा है वो गारंटी आप निभाएंगे? हर एक के जॉब में 15-15 लाख रुपए डालने का आपने कहा। कहां है 15 लाख? आपको मिले? नहीं मिले। फिर प्राइम मिनिस्टर झूठे हैं क्या आप झूठे हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कह रहा है मैं 15 लाख दिया हूं और आप बोल रहे नहीं है बोल रहे। या तो प्राइम मिनिस्टर झूठा हो सकता या नहीं तो आप हो सकते। फिर पूछो, अब जब यहां आएगा या कहीं भी बिहार में फिरेगा, उसको ठहरा करके पूछो, भाई पहले मेरे बच्चों को 2 करोड़ की वायदा किया था नौकरी का, वो देगा। 15-15 लाख रुपए देने का वायदा किया था, वो दे के जाओ। फिर एमएसपी डबल करने का वायदा किया था, वो दे के करो। किसान की आमदनी 2 गुना करना था, वो दे के जाओ। अगर ये नहीं कर सकते, फिर क्यों वोट मांगने के लिए आप यहाँ आए हैं, ये पूछना आप जरूरी है। और उनकी गारंटियां कभी भी इस देश में बन नहीं सकती, वो दिला नहीं सकते। लेकिन हमारी गारंटी हमने कर्नाटक में करके दिया, हमने तेलंगाना में करके दिया। और हमारी गारंटी पहले भी फूड सिक्योरिटी एक्ट बोलो, मनरेगा बोलो,
कंपलसरी, ये हमारी गारंटी हमने करके दिया। मोदी की एक गारंटी नहीं, हमेशा बोलते रहे। और मकान, मैं कितना 10 करोड़ क्या 40 करोड़ इतने मकान बनाया हूं, कहां है भाई? आधे आधे कच्चे मकान है अभी, कौन से भी पक्के मकान नहीं बने। सिर्फ 50 लाख मकान आधे आधे बने हैं, और ये बोलते हैं मैं पक्के मकान बना के दूंगा। ना पक्के भी है, कच्चे तो आधे में है, कब गिर जाएंगे मालूम नहीं। और दूसरा, मोदी जी इतना ही नहीं, इतना कर्जा देश पे किए हैं पूछो मत। यूपीए गवर्नमेंट में सरकार के ऊपर कितना कर्जा था? सिर्फ 55 लाख करोड़। आज कितना है? मोदी ने इतना कर्जा रखा 185 लाख कर 185 लाख करोड़, 3 गुना 10 साल में। और 55 लाख ये कम से कम 50 साल में। आप सोचिए किस ढंग से ये देश चल रहा है, कैसा इसको उन्होंने खत्म कर रहे हैं, खत्म करके अमीरों के हाथ में दे के जा रहे हैं। ये भी नहीं, उन्होंने और भी कहा कि भाइयों, मेरे को मां गंगा ने बुलाई है, बोले इलेक्शन में 2014 में। क्या बोले उन्होंने? कहा गुजरात से देश की सेवा करने के लिए मां गंगा ने मुझे बुलाई है, इसीलिए मैं वाराणसी में ठहर रहा हूं, उन्होंने कहा। अरे भाई, मां गंगा ही बुलाई, तुमने बोला गंगा का आपने एक क्लीन करने का आपने वायदा किया, लेकिन 10 सालों में उसका कुछ नहीं हुआ। ये मोदी का है कहना। ये मोदी हमेशा झूठ बोलता है, और झूठ बोलने वालों को आप सपोर्ट नहीं करना चाहिए। देश के लिए लड़ने वाले लोगों को, जो राहुल गांधी जी आज कर रहे हैं, उस यात्रा को आप पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन आगे आने वाला चुनाव इससे महत्वपूर्ण है। उसमें आप सभी लोग एक होकर कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को चुन के लाइए। यही कहते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस ओजपूर्ण भाषण के लिए। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के महानायक आदरणीय राहुल गांधी जी को बुलाने के लिए मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि जितने लोग इस मैदान में हैं, उस मैदान से बाहर भी पूरा भरा हुआ है। और राहुल जी, एक चीज और आपको कहना चाहते हैं कि इस लोटस ऑपरेशन वाले लोगों को ये यहां समझ लीजिए, ये जो सामने बिल्डिंग है, सामने जो बिल्डिंग पर चढ़े हुए कांग्रेसी झंडे हैं, ये बीजेपी के यहाँ के सांसद का है। उसको भी लोग नहीं छोड़ा, कांग्रेस का लोग। आपको लोग इतना प्यार करते हैं कि सांसद के घर पर चढ़कर भी लोग आपको सुनने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपना आशीर्वचन यहां दें। राहुल गांधी जिंदाबाद। जोड़ो 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 जोड़ो। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, अखिलेश सिंह जी, शकील अहमद खान जी, मदन मोहन झा जी, जयराम रमेश जी, तारिक अनवर जी, डॉक्टर शकील खान जी, स्टेज पे सीनियर नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, आरजेडी के नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता
भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। आज सुबह हमारी फ्लाइट में कोई टेक्निकल सा डिस्टरबेंस हो गया था, इसलिए थोड़ी देरी हुई और आपको यहां 1-2 घंटे ज्यादा हमारे लिए ठहरना पड़ा। इसके लिए माफी मांगता हूं। आपका मूड कैसा है? ठीक है? अच्छा है? ठीक है। रास्ते में बिहार के युवाओं का जोश, बिहार की जो क्रांतिकारी हिस्ट्री है वो थोड़ा देखने को मिला। अब हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से निकलेगी। आपसे मिलने का मौका मिलेगा, आपसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। ये हमने भारत जोड़ो यात्रा 1 साल पहले की। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले 4000 किलोमीटर, हर रोज 20, 25, 30 किलोमीटर चलते थे 6 बजे उठकर, और लाखों लोग हमारे साथ चले। समुद्र के तट से शुरू किया, हिमालय तक पहुंच गए, पूरा देश देखने को मिला। युवाओं से बात की, किसानों से, मजदूरों से 7-8 घंटे बात होती थी। अलग अलग लोगों से बात होती थी, और फिर शाम को 15-20 मिनट ऐसे हम अपनी बात रखते थे। लोगों ने हमसे पूछा 4000 किलोमीटर चलने की क्या जरूरत हुई? कहा कि देखिए राहुल जी, 4000 किलोमीटर शायद पहले कोई चला नहीं है, आपको जरूरत क्यों पड़ी? मैं कहता था देखिए, पूरा का पूरा सिस्टम जो है, मीडिया का सिस्टम, हिंदुस्तान का सिस्टम चुने हुए लोगों के हाथ में है, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। मैंने अभी प्रेस वालों को मित्र कहा, मगर हमारे मित्र विपक्ष की बात टीवी पे तो नहीं दिखाते, अखबारों पे तो नहीं पढ़ाते, सही ना? वो टीवी पे आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा, वो अदानी अंबानी का चेहरा दिखेगा, उसके साइड पे आपको ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन नाचते हुए दिख जाएंगे, डांस करते हुए, 2-3 क्रिकेट वाले दिख जाएंगे, मगर गरीब किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा आपको नहीं दिखने वाला। जैसे हजारों किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं, उन पर टीयर गैस चलाया जा रहा है, छर्रे मारे जा रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले किसानों से बात की, फोन पे बात की। एक्स आर्मी का जवान था, उसके मुंह पे छर्रे मार दिए। मैंने उससे कहा देखो, आप पहले देश के लिए लड़ रहे थे, जब आप सेना में थे तब आप देश के लिए लड़ रहे थे, मगर आप ये मत सोचो
कि आप आज देश के लिए नहीं लड़ रहे हो। जो आपके छर्रे मुंह में लगे हैं, ये भी आप देशभक्ति का काम कर रहे थे, किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। तो मीडिया में तो नहीं दिखेगा भैया, आप देख लो, यहां पे आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ दिखेगी, मगर आप टीवी ऑन करोगे तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। वो सुना है वहां दुबई में वहां के राजा से गले मिल रहे हैं, 2-3 बार गले मिलेंगे, तो वो टीवी पे देखने को मिलेगा। इसलिए 4000 किलोमीटर हम चले, क्योंकि हम डायरेक्ट जनता से बात कर रहे हैं। मतलब ये जो टेलीविजन वाले बिचौली हैं, इनको हमने परे कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा पे हमने नारा दिया, नहीं हमने नहीं दिया, नारा भीड़ से निकला। एक दिन एक व्यक्ति बाहर दौड़ता हुआ आया, पुलिस वाले ने उसको मारा। पहले इधर से आया, इधर से पुलिस वालों ने रोका, फिर दूसरी साइड से आने की कोशिश की, फिर उसको 2-3 धक्के लगे। अंत में वो दौड़ता हुआ आता है मेरे सामने, ऐसे खड़ा होकर कहता है, राहुल जी मैं समझ गया, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। मैंने उससे पूछा, भैया बताओ क्या कर रहा हूं। कहता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो। मैंने कहा बात तो सही है। और फिर भाषण में मैंने कहा कि देखिए, भीड़ से आवाज आई है, भीड़ से नारा आया है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और सिर्फ मैं नहीं खोलता हूं, ये मोहब्बत की दुकानें आप सबके दिलों में है। आपने देखा होगा, कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को देखो, हमारे नेताओं को देखो, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखेंगे। टेंशन हो, मुश्किल हो, कठिनाइयां हो, कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मुस्कुराते हुए दिखेंगे। सही देखो, सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देखो, ऐसे देखते हैं। पूरी दुनिया को रोज ऐसे देखते हैं कि बाकी सब लोगों को कुछ नहीं मालूम, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को सब कुछ मालूम। सोच है उनकी। और देश में कोने कोने में नफरत फैलाते रहते हैं। मणिपुर को जला दिया, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। तो उनके हिंसा और नफरत के खिलाफ हमने भारत जोड़ो यात्रा की और यह नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। रास्ते में एक और बात पता लगी, 4000 किलोमीटर लाखों लोगों से मिले। हमने पूछा, भैया बताओ, ये देश में जो नफरत फैल रही है, हिंसा फैल रही है, क्रोध है, इसका कारण क्या है? मैंने यह सवाल हजारों बार लोगों से पूछा, आम जनता से पूछा। नहीं, मोदी नहीं है, मैं आपको बताता हूं। मोदी इस चीज का चिन्ह है, मगर मोदी कारण नहीं है, कारण दूसरा है। और किसानों ने मुझे बताया, युवाओं ने बताया कि राहुल जी, हर रोज हमारे खिलाफ कोई ना कोई अन्याय किया जाता है। हिंदुस्तान में गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को 21वीं सदी में न्याय नहीं मिल सकता।
और इसका नतीजा नफरत और हिंसा है। और यह बिल्कुल सही बात है। गरीब व्यक्ति जितनी भी कोशिश कर ले, किसान जितना भी चिल्ला ले, मजदूर जितनी जोरों से चीखे, उसे इस देश में मालूम है कि मुझे न्याय नहीं मिल सकता। रोज दिखता है उसको। आप देखिए, सबसे अमीर लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 14 लाख करोड़ रुपया। नरेगा में कितने लगते हैं? साल में कितने लगते हैं? कितने? हम नरेगा का एक साल? नहीं, बजट साल का। नरेगा का पूरी की पूरी नरेगा को चलाने के लिए एक साल के लिए 70,000 करोड़ रुपए। सबसे गरीब लोगों के लिए एक साल में 70,000 करोड़ रुपए। और सारे के सारे अमीर लोगों ने कहा, देखो यह पैसा जाया हो रहा है। 70,000 करोड़ रुपए मनरेगा में जाते हैं और 14 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 10-15 सबसे अमीर लोगों का एक सेकंड में कर्जा माफ हो जाता है। अखबार में नहीं आता। क्यों? क्योंकि अखबार उनके। पहले एक अखबार था, वो एक टेलीविजन था, मीडिया, एनडीटीवी, उसको भी अदानी जी ने खरीद लिया। तो जहां भी आप देखें, किसानों की ओर देखो, युवाओं की ओर देखो, मजदूरों की ओर देखो, आपको अन्याय अन्याय दिखेगा। 21वीं सदी है। आर्थिक अन्याय, 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। ये हमारे सारे युवा ये टेलीफोन लिए घूमते हैं। ये चाइना में बनता है। इसका फायदा चाइना के युवाओं को मिलता है। रोजगार वो ले जाते हैं। और होता क्या है? चाइना का माल हिंदुस्तान के 10-15 अरबपति यहां बेचते हैं। चाइना के युवाओं को फायदा होता है, चाइना की कंपनियों को फायदा होता है, और हमारे यहां 10-15 अरबपतियों को फायदा होता है। और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले हैं, छोटे कारखाने चलाते हैं, उनके लिए क्या? उनके लिए जीएसटी, उनके लिए नोटबंदी। खत्म कर दिया सबको। आप किसी से पूछ लीजिए, यहां पे इंडस्ट्री हुआ करती थी, सारी की सारी बंद हो गई। बिहार के लोग बाकी प्रदेशों में जाके मजदूरी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम करते हैं। यहां पे 4 लाख शिक्षा के मजदूरी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। उनको एक दिन में निकाला जा सकता है। तो यह आपको सब जगह दिखेगा। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हिंदुस्तान में पिछड़ों की कितनी आबादी? कितनी? 50%। ठीक है। दलितों की कितनी आबादी? 15%। आदिवासियों की कितनी आबादी? 8%। कितना हुआ? 50, 15 और 8 कितना हुआ?
73 हुआ ना? तो पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आबादी 73%। अब मैं आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में उनकी लिस्ट निकालो। मैंने निकाली है। और उनकी मालिकों की लिस्ट में आदिवासी, दलित और पिछड़े कितने हैं मुझे बताओ। कितने हैं? 0। एक नहीं है। चलो छोड़ो, ये बताओ उनकी सीनियर मैनेजमेंट में कितने हैं? 0। अच्छा बताओ, मीडिया की कंपनी के मालिक ओबीसी, दलित, आदिवासी कितने? 0। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक बताओ? 0। प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं उसमें बताओ कितने? 0। एक नहीं दिखेगा आपको। अब एक काम करो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, मजदूरों की लिस्ट निकालो और उसमें उनके नाम पढ़ो। आपको सारे के सारे दलित, आदिवासी और पिछड़े मिलेंगे। उसमें थोड़े से जनरल कास्ट के गरीब लोग मिलेंगे। यहां पे जनरल कास्ट के लोग हैं। आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में गरीब जनरल कास्ट के लोगों के लिए कितनी जगह है मुझे बताओ? 0। 90 लोग इस देश को चलाते हैं। 90 आईएएस अफसर इस देश के बजट को बांटते हैं। प्रधानमंत्री नहीं बांटता, एमपी नहीं बांटते। 90 अफसर देश के बजट को बांटते हैं। वो चुनाव नहीं लड़ते कभी, वो परमानेंट रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चुनाव कोई भी जीत जाए, हार जाए, कोई फर्क नहीं, ये 90 लोग वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। मुझे बताओ, 90 में से 73% वाली आबादियों के कितने लोग? भाई और बहनों, 90 अफसरों में से 3 पिछड़े वर्ग के, उनको कोने में बैठा रखा है। 3 एससी और 1 आदिवासी। भाई और बहनों, अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेता है। आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 पैसों का निर्णय लेता है और दलित अफसर 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्णय लेते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है तो इस देश की 73% आबादी सिर्फ 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेती है। और उसमें मैंने माइनॉरिटी की बात नहीं की, उनको अलग रखा है, वो भी 15% है। तो बात समझिए, आप वोट देते हो, आप अपनी सरकार चुनते हो, मगर 73% लोगों के लिए ना कॉरपोरेट इंडिया में जगह, ना मीडिया में जगह, ना बड़े उद्योगों में जगह, ना ब्यूरोक्रेसी में जगह, ना हाई कोर्ट में जगह। हाई कोर्ट का आंकड़ा मेरे पास है, 650 हाई कोर्ट के जज हैं। उसमें से अगर आप 73% वाले लोगों को देखो, 650 में से 100 हाई कोर्ट के जज
या दलित या आदिवासी या पिछड़े वर्ग के। मतलब आबादी आपकी, जीएसटी का पैसा आपका, आप देते हो। आपने शर्ट खरीदी, ये जो गुलाबी शर्ट पहने हो, कितने रुपए की शर्ट थी ये? हाँ, 300 400 रुपए की शर्ट है। जितनी जीएसटी इन्होंने दी उतनी ही जीएसटी इस शर्ट के लिए अदानी और अंबानी देंगे, उतनी। ये अगर 18% जीएसटी शर्ट के लिए देंगे, 18% अदानी देगा। इनकी आमदनी 50,000 रुपए, उसकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए। जितनी जीएसटी ये देता है उतनी जीएसटी वो देता है। वो महल में रहता है, वो हवाई जहाज में उड़ता है, मगर जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का मजदूर देता है उतनी जीएसटी अदानी देता है। यह अन्याय है। आपके जीएसटी का पैसा जाता है और आपकी कहीं भागीदारी है ही नहीं, ना मीडिया में, ना सरकार में, ना कोर्ट में, ना प्राइवेट अस्पताल वाले सिस्टम में, ना कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले सिस्टम में, कहीं नहीं हो आप। आपके लिए एक नई कैटेगरी निकाली है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। एक दिन में आपको जूता मार के बाहर निकाला जा सकता है। वो है 73% लोगों की जगह। सुबह उठो, मजदूरी करो, और अगर बात अच्छी नहीं लगी 1 मिनट में आपको उठा के बाहर फेंक देते हैं। 73% के साथ यह हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। इसीलिए मैंने जाति जनगणना की बात उठाई। मैंने कहा देखिए, किसी को चोट लगती है, पहला काम डॉक्टर कहता है भैया देखो हाथ में चोट लगी है, चलो एक्सरे कराओ। हुआ होगा आपके साथ, हुआ है भैया, एक्सरे कराओ। अगर आपका हाथ टूटता है और अस्पताल जाते हो, डॉक्टर कहता है मैं एक्सरे नहीं कराऊंगा, एकदम आप उसको पकड़ते हो, कैसे नहीं कराओगे? मुझे चोट लगी, आपको एक्सरे कराना पड़ेगा, क्योंकि एक्सरे से पूरा का पूरा पता लग जाता है। जाति जनगणना सामाजिक एक्सरे है, उससे सारे के सारे पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लग जाएगा कि इस देश में क्या हो रहा है। और जाति जनगणना का मतलब आप समझो, सबसे पहले सब लोगों को बता देंगे कि भैया इस देश में पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, जनरल कास्ट के कितने। उसके बाद हम फाइनेंशियल सर्वे कराएंगे, कितना धन किस वर्ग के हाथ में है। ये देश सोने की चिड़िया कही जाती थी, यह आज भी सोने की चिड़िया है, मगर भाइयों और बहनों, सोने की चिड़िया आपके हाथ में नहीं है, अदानी जी के हाथ में है। इसीलिए जाति जनगणना से सबको पता लग जाएगा कि पिछड़ों के पास कितना धन है, आदिवासियों के हाथ में कितना धन है, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना धन है। और ये 1% लोग, अरबपति लोग, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, इनके हाथ में कितना धन है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये भाइयों और बहनों क्रांतिकारी कदम है। आजादी जैसे हुई थी, क्रांतिकारी कदम, सफेद क्रांति, हरी क्रांति,
कंप्यूटर रेवोल्यूशन, बैंक नेशनलाइजेशन, वैसा ही एक क्रांतिकारी काम है। और मैं आपको बता रहा हूं, इसके बिना आप सब लोग भूखे मर जाओगे, कुछ नहीं बचेगा, ना रोजगार मिलेगा, ना आपके बच्चों के पास भविष्य होगा, क्योंकि 1% लोग पूरा का पूरा धन उठा के ले जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सामाजिक न्याय का अगला कदम जाति जनगणना है और कांग्रेस पार्टी इस काम को करके दिखा देगी। कुछ ही दिन पहले हमने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हमने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल गारंटी दे के एमएसपी देंगे। कानूनी गारंटी वाली एमएसपी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर किसान को देने जा रही है। ऐतिहासिक काम है। जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान में जात तो है ही नहीं, एक अमीर है एक गरीब है, दो ही जात हैं। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, अब कहते हैं दो ही जात हैं। हमने एमएसपी की गारंटी दी, बीजेपी के लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ये कर ही नहीं सकती। पहले हमारे बारे में कहते थे कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकती। 72,000 रुपए कर्जा माफ करके हमने दिखा दिया, 2 मिनट में दिखा दिया, 10 मिनट लगे उसको करने के लिए। तो यही भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है कि हम सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, इन चीजों की बात करें और इन चीजों की लड़ाई लड़ें। बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, देखा आपने? मुझे बताओ, टीवी आप सबने देखा, आपने उद्घाटन में एक गरीब व्यक्ति का चेहरा देखा? अंबानी दिखे, अदानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, नरेंद्र मोदी दिखे, हिंदुस्तान के सारे अरबपति दिखे, किसान दिखा, मजदूर दिखा, बेरोजगार युवा दिखा? तो फिर बात समझिए, ये नरेंद्र मोदी जी 2-3% के लिए काम करते हैं। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है आपके ध्यान को भटकाने का है। टीवी वाले मिले हुए हैं, मीडिया वाले मिले हुए हैं, अदानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी, ये 10-15 लोगों की टीम है और इनका काम आपसे आपका जो जीएसटी का पैसा है वो छीनने का है, वो लेने का है और 24 घंटे आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। देखो भैया, उधर वो ऐश्वर्या राय नाच रही है, वो देखो भैया अमिताभ बच्चन ने डांस मारा, वो देखो भैया विराट कोहली ने चौका मारा, ओ भैया देखो पाकिस्तान में लड़ाई हो गई, ओ देखो चाइना में ये हो रहा है। मगर हिंदुस्तान में कितनी बेरोजगारी है उसके बारे में नहीं बोलेंगे, जीएसटी का पैसा कहां जा रहा है उसके बारे में नहीं बोलेंगे, जाति जनगणना उसके बारे में नहीं बोलेंगे, किसान की एमएसपी उसके बारे में नहीं बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर उसके बारे में नहीं बोलेंगे। कभी नहीं दिखेगा मीडिया पे, दिख ही नहीं सकता, वो आपका है ही नहीं, वो आपका है ही नहीं। तो ये हिंदुस्तान में लड़ाई है, ये लड़ाई हिंदुस्तान में। एक तरफ 99% लोग, उसमें 50% पिछड़े लोग, 15% दलित, गरीब जनरल कास्ट के लोग,
आदिवासी, माइनॉरिटी, ये सब, और दूसरी तरफ चुने हुए अरबपति नरेंद्र मोदी, मीडिया। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिया। आप सब आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी और इतने जोश से आपने मेरा यहां स्वागत किया। दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। 2 मिनट के लिए रुक जाएं। हमारे बीच धरती पुत्र, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह के पौत्र और पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह के पुत्र, पूर्व राज्यपाल और इस क्षेत्र के पूर्व सांसद निखिल कुमार जी हैं, वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। हमारे प्रिय नेता, राष्ट्र नायक राहुल गांधी जी और सम्मानित मंच, आप लोगों ने अभी राहुल जी की बातें सुनी। आपने समझा होगा किस तरह से वो इस राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, इसको विभाजन से रोकने के बारे में सोचते हैं। और अभी तक जो इन्होंने यात्रा की है, दक्षिण से उत्तर और फिर आज पूरब से जा रहे हैं पश्चिम, इनका ध्येय यही है कि भारत को जोड़े एक साथ, न कि भाजपा की नीतियों के द्वारा जो भारत का विभाजन होने जा रहा है, जैसा कि 47 में हुआ था, वो रुक जाए। तो हम आप सब की तरफ से राहुल जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने वक्त निकाला और यहाँ आए और आपके सामने रूबरू होकर आपको उन्होंने संबोधित किया। हम धन्यवाद देते हैं उनके साथ आए हुए। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर वेणुगोपाल को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को, और हम धन्यवाद देते हैं आप सबको जो यहाँ इतने भारी मात्रा में आए हैं। मंच टूट रहा है, प्लीज। नहीं टूट नहीं रहा है, घबराओ मत। टूटेगा भाई। तो आपकी तरफ से मैं अपने प्रिय नेता, राष्ट्र नायक राहुल गांधी को धन्यवाद देते हैं। फिर से हम बताना चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ हैं। उनकी जो भी लड़ाई है, इस समाज में जो विभाजन हो रहा है, उसमें उनके हम साथ हैं और सदैव साथ रहेंगे। आप लोगों को यहाँ पर आए, यहाँ पर आप लोगों को भी धन्यवाद है। इतने भारी संख्या में आप लोग आए हैं, इसके लिए हम आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो।